Hello and welcome student. Today we are going to start NCERT line by line series. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत जल्द NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज को लेकर के आ रहे हैं. मैं बायोलॉजी मेंटर आपका तौहीद और हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में. ठीक है, इस चैप्टर में देखो बेटा, जो वेटेज है अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें तो इस चैप्टर का जो वेटेज है अराउंड 7 to 8 मार्क्स का है बोर्ड में. बहुत बड़ा एक यूनिट है अपने आप में, अच्छे खासे टाइम लगते हैं इसको कंप्लीट करने में. तो हम लोग इसको एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डिकोड करेंगे इस चैप्टर में. तो आप लोग एनसीईआरटी साथ में लेकर के भी बैठिए, अंडरलाइन कीजिए, साथ में एक नोटबुक भी लेकर के बैठिए. उस पर जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताई जा रही है वो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी का पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस. एनसीईआरटी का पहला लाइन बच्चों कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है यहां पर कि हाउ वी डू टेल, यहां पर कह रहा है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव, इनमें से क्या अलाइव है, एंड व्हाट इज नॉट अलाइव. सबसे पहली बात आती है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस बारे में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसके बारे में एनसीईआरटी का क्या कहना है देख लेते हैं जरा. इफ वी सी अ डॉग रनिंग, एक कुत्ते को अगर हम देखते हैं रनिंग कर रहा है. अ काउ इज च्यूइंग, काउ जो है वो जुगालू कर रही है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. कर्ड और अ मैन इज साउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट. यहाँ पर डॉग के बारे में बात आ जाता है बेटा. यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है आपका, डॉग loudly shouting on the street. We know that these are living being. मतलब एनसीईआरटी का कहना है कि अगर कोई चीज चल रहा है, मूवमेंट है किसी के अंदर, या क्या कहता है कि रनिंग कर रहा है, काउ जो है वो अपना क्या कर रहे हैं कि च्यूइंग कर रही है फूड को, मैन जो है वो दौड़ रहे हैं, लाउडली स्ट्रीट में एक डॉग जो है वो साउटिंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लिविंग बीइंग है. चलिए, What if the dog or a cow or a man were asleep? अगर ये सो रहे हैं तब इसके एस्पेक्ट में आप क्या कहेंगे. We would still think that they were living, but how did we know that? हम जानेंगे कि कैसे वो अगर सो रहे हैं काव या मैन. हमने तो देखा ऊपर में एनसीईआरटी का कहना है कि अगर कोई रन कर रहा है, दौड़ रहा है, या फिर कोई क्या कर रहा है कि साउटिंग कर रहा है, तो वो लिविंग बीइंग है. बट अगर वो स्लीप कर रहा है, सोया हुआ है, तो उसको कैसे नॉन लिविंग होगा. इस चीजों के बारे में सोचना है. वी सी देम ब्रीदिंग, हम देखते हैं कि वो सब के सब क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं. एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, इसका मतलब है कि वो अलाइव है. व्हाट अबाउट द प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो कैसे होंगे अलाइव. देखिए, इस पे बहुत सारी डिस्कशन है, लंबी चौड़ी डिस्कशन है एनसीईआरटी में पैराग्राफ में. मैं इसको आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. देखो बच्चों, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए, हम आते हैं नोट्स पे, किसी भी लिविंग थिंग के लिए अपने को 5 कैरेक्टरिस्टिक मेजर होंगे. हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक, 5. अगर कोई लिविंग है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लिविंग, तो उसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेंगे. हम उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चों. कोई भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हाउ यू कैन से इट इज लिविंग और इट नॉन लिविंग. किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर अपने को 5 कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेगा. सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन. उसके बाद बच्चों उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा अपने को न्यूट्रिशन. फिर देखने के लिए उसके अंदर मिलेगा एक्सक्रीशन. फिर उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, फोर्थ वन इज कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ. एंड फिफ्थ वन इज reproduction. How many characteristic?
They are the 5 major characteristics of every living organism. First one, respiration, nutrition, excretion, growth and reproduction. चलिए बच्चों, इनमें से एक एक करके हम सभी को समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन करना क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन कहलाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen, breakdown of glucose called as, क्या कहेंगे उसे हम लोग? रेस्पिरेशन कहेंगे। आई बात समझ में या नहीं? इसको हम दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस ऑक्सीजन गोज टू ईच सेल वेयर इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट फेनोमेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हम इसको एक इक्वेशन से भी समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है। सो देखिए बेटा, बेसिकली हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, जो भी हमने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो हमें ग्लूकोज एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6 plus 6O2. In the presence of enzyme, it gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. कितना एनर्जी देता है, क्या देता है, वो जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, टॉपिक पढ़ रहे होंगे कंप्लीटली, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस। तो हमने क्या किया बेटो कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने ब्रेक डाउन कर दिया। ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा इस ग्लूकोज को, दे कैन नॉट बी ब्रेक, वो ब्रेक नहीं हो सकता है। तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दिस फेनोमेना इज नोन एज, इस फेनोमेना को हमारा आप क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। दूसरा आता है बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहेंगे ये समझ लेते हैं बच्चों। इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। भाई आप इनटेक करते हो, किन चीजों को इनटेक करते हो बच्चों? इनटेक ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल। न्यूट्रिटिव का मतलब खाने पीने की चीजें। न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों इसे? न्यूट्रिशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? न्यूट्रिशन किसको कह रहे हैं? आप जो भी चीजें खा रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटिंग? आपके खाने का क्या मकसद है? आप खाना दोपहर में खा रहे हो, शाम में खा रहे हो, रात में खा रहे हो, क्यों खा रहे हो आप? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उससे, उस फूड कंपोनेंट से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज सारी चीजें मिलती है, और जिसका आप यूटिलाइज करते हो वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में। डिफरेंट काम को करने के लिए आप उसको यूटिलाइज करते हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रिशन कहेंगे। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ स्क्रीनशॉट बल्कि ले लिया कीजिए आप लोग। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशन। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सक्रीशन? देखो बच्चों, जो भी चीजें हम खा रहे हैं, इस खाने में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनडाइजेस्टेबल होती है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अनडाइजेस्टेड फूड का ये हमारे लिए वेस्ट होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे हमने रेस्पिरेशन किया था प्रीवियस में, देखिए आप, जैसे हमने रेस्पिरेशन किया था तो इस दरमियान ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। तो इस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से क्या करना बच्चों? रिमूव आउट करना, क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। किसको लिखेंगे एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट removal of toxic substance from the body
कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग? एक्सक्रीशन कहेंगे। किसको कहेंगे एक्सक्रीशन बच्चों? आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सम टॉक्सिक सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जैसे यूरिन हुआ, यूरिन के अंदर यूरिया, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड, सब आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो इस हार्मफुल सब्सटेंस का, इस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना, दैट फेनोमेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चों, चलो पहले समझ लेते हैं सारे फेनोमेना को। अगला है ग्रोथ। अगला क्या है बच्चों? ग्रोथ। तो ग्रोथ किसे कहेंगे? याद रखिएगा, इंक्रीजिंग इन मास, इंक्रीजिंग इन मास और अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और अ नंबर ऑफ is called as, क्या कहेंगे बच्चों से हमारा? एक्सक्रीशन कहेंगे। किसे कहेंगे एक्सक्रीशन? इंक्रीजिंग इन मास और इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो शेप और साइज में चेंज होना ग्रोथ नहीं कहलाता है बेटा, याद रखिएगा बच्चों। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम देते हैं, किसी चीज का आपने शेप चेंज कर दिया, जैसे एक जो है क्या करते हैं, अर्थन पॉट, आपने देखा होगा घड़े को, कुम्हार उसे क्या करता है बेटा, पूरा का पूरा उसके शेप को चेंज कर देता है। एक मिट्टी लिया, उसको प्रॉपर शेप देकर के उसके शेप को चेंज कर दिया, तो क्या वो ग्रोथ होगा? नहीं, वो शेप में सिर्फ चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने मम्मी को देखा होगा कि रोटी का आटे का वो गोले को लेती है, उसको बेल करके बेलन से गोल काफी चौड़ा लंबा कर देती है उसको, तो क्या वो ग्रोथ कहलाएगा? नहीं, उसके ना ही मास में इंक्रीज हुआ है और ना ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल में ग्रोथ हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ग्रोथ नहीं बोलेंगे। ग्रोथ क्या होगा? या तो मास में इंक्रीज हो, या कोई चीज एक है वो 4 हो जाए, 2 हो जाए, इंक्रीजिंग। चलो, तो ग्रोथ यहां पर समझ में आ गया कि ग्रोथ किसको कहेंगे? या तो इंक्रीजिंग इन मास हो या इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो, दैट फेनोमेना इज नोन एज ग्रोथ। नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा, अब अगले टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? रिप्रोडक्शन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओन काइंड्स ऑफ प्रोजेनी सेल को प्रोड्यूस करता है, जो जैसा है वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा। ये भी एक हिस्सा है, एक पार्ट है लाइफ प्रोसेस का। आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लिविंग बीइंग क्या कर सकता है, विदाउट रिप्रोडक्शन अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अगर अपने उसे फैमिली, अपने जेनरा, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, every living organism produce their own kinds of progeny cell, या प्रोजेनी सेल अभी मत लिखिए आप लिख लीजिए किड्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बेटा? अपने जैसे प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे संतानों को, अपने जैसे जनरेशन को, अपने जैसे स्पीसीज को प्रोड्यूस करेगा। अब कोई क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्या ये पेन रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है। काश करता, एक पेन लाते, इसके दादा को खरीद कर इसके पोता से लिख रहे होते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब बेटा हमने अभी तक देखा कितने कैरेक्टरिस्टिक? दे आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक भी ना 2 तरीके के होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर और एक होता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं जिसके बेसिस पर आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर वो लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो लिविंग होगा ही नहीं। तो कहोगे सारे सर लिविंग के ही अंदर तो हो रहा है, क्या कोई ऐसा चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हो सकता है? यस,
अब हम बात अगर करें यहां पर ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है बेटा, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर लिख लो तुम लोग, फीचर्स को छोड़ो। ये कैसा है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब कहोगे सर हाउ? देखो बच्चों, क्या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ कर सकता है? यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो ग्रो करने लगा? देखो बच्चों, तुमने माउंटेन को अगर देखा होगा, पहाड़ को, तो पहाड़ का, माउंटेन का दिनों दिन अपने आप साइज इंक्रीज होता है कुछ ना कुछ, ठीक है? या आपने घर के आसपास अगर कोई गड्ढा होगा, ठीक है ना, आपने देखा होगा अगर कोई गड्ढा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो धीरे धीरे भरता चला जाता है, वो धीरे धीरे भरता चला जाता है, कुछ सालों में वो गड्ढा पूरी तरीके से भर जाता है। ये भी एक टाइप का ग्रोथ है, बट ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे आप पैदा हुए थे, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, 2 से 3 किलो के पैदा हुए थे आप, और धीरे धीरे आपका साइज इंक्रीज होता चला गया, आपके अंदर वेट गेन होता गया, आपका हाइट ग्रो करता गया। दिस इज अकर ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म। बट यहां जो ग्रोथ हो रहा है ना बच्चों, माउंटेन के अंदर, या ग्रोथ ऑफ क्या कह सकते हैं आप, इस गड्ढे को भरने के लिए, ये बाहरी चीजें इकट्ठा होने की वजह से हो रही है। जैसे पहाड़ पे, माउंटेन के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डेड हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, और फिर वो एक लेयर बनाते हुए चले जा रहे हैं। वैसे ही इस गड्ढे को भरने के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत जगह सॉइल इरेजन हो रहा है बेटा। इस सॉइल इरेजन की वजह से ऊपर की मिट्टी कट करके नीचे गड्ढे में आती चली जा रही है, तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी एक टाइप का ग्रोथ है, बट इट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो कहोगे सर आपने बताया कि ग्रोथ एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है, तो माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, तो इट मीन हम माउंटेन को भी ग्रोथ में, ग्रोथ के बेसिस पर हम लिविंग कह सकते हैं? नो। माउंटेन में जो ग्रोथ हो रहा है वो हो रहा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। So on the behalf of growth we cannot able to differentiate between the living things and non-living things. That's why growth is considered as a non-defining character. Is that clear to everyone? Now एक और कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। कहोगे हाउ? सर सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जितने भी नॉन लिविंग, अभी आपने बताया कि जितने भी नॉन लिविंग है दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। बट बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रहते हैं बेटा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रहते हैं विच हैव नॉट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर बेबी, उनके अंदर क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, ड्यू टू द सम सेक्सुअल डिसऑर्डर। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर हो सकता है। तो ड्यू टू द वेरियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिसऑर्डर दे कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स ऑफ प्रोजेनिसिस। तो क्या आप कहोगे सर ये इनफर्टाइल ह्यूमन जो है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, और आपने बताया कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या नॉन लिविंग कह देंगे? बताओ बच्चों, क्या इसे हम लोग नॉन लिविंग कह देंगे? नेवर। क्यों नहीं? क्योंकि इस ह्यूमन के अंदर क्या क्या हो रहा है बच्चों? रिस्पिरेशन हो रहा है, यस रिस्पिरेशन हो रहा है। न्यूट्रिशन, क्या वो इंसान न्यूट्रिटिव मटेरियल को इनटेक कर रहा है? यस। क्या वो एक्सक्रीशन कर रहा है? योर आंसर इज यस। क्या वो ग्रोथ कर रहा है? यस। क्या वो रिप्रोडक्शन कर रहा है? नहीं। तो अगर हम बात करें तो उसके अंदर अपने को सारे कैरेक्टरिस्टिक बच्चों देखने के लिए मिल रहा है।
रेस्पिरेशन भी दिख रहा है को मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी देखने के लिए मिल रहा है, एक्सक्रीशन भी, ग्रोथ भी, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल फॉर इटसेल्फ। उस इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो सर्वाइव करना है उसे, अगर तो उसे रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, जिंदा रहना है तो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर देखोगे तुम तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ, ये चारों चीजें तो उसके लिए कंपलसरी है। वो पैदा हुआ, सांस लेना शुरू किया, उसने खाना खाना शुरू किया, उसने एक्सक्रीशन भी शुरू किया, उसने ग्रोथ भी किया, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर रहा है? रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट एबल टू से differentiate between the living things and non-living things, because in our society some sterile, some infertile human couples that do not have ability to produce, that doesn't mean कि they are non-living। तो याद रखिएगा बच्चों, इन दोनों में से 5 कैरेक्टर में से अपने पास 2 कैरेक्टर कैसे हो गए बच्चों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग हो गया। और ये तीनों कैसे हो गए अपने पास, डिफाइनिंग हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए प्लीज नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का जो पूरा पैराग्राफ है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, बट एनसीईआरटी का हर लाइन में कोड छिपा हुआ है, उसको डिकोड करना मेरा काम है। आप बस पेन और पेपर लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि बच्चों बोर्ड में या आप 11th एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी के लाइन से सीधा क्वेश्चंस आता है उठा करके, तो इसलिए एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन करेंगे। चलिए ये चीजें सारे आपको मैंने डिकोड कर दिया। अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। हमने आपसे कहा, बात चल रही थी हमारी, कहां तक हो गई थी बात? हमारी बात हो गई थी कि कोई डॉग जो है वो मूव नहीं कर रहा है तो क्या होगा, स्लीप कर रहा है तो वो क्या होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नाउ कहता है दे ग्रो ओवर अ टाइम, यहां पर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द प्लांट, प्लांट्स के बारे में आपका क्या कहना है? दैट हैव लीफ ऑफ द कलर्स दैट इज ग्रीन। अब पूछ रहा है यहां पर कि प्लांट के लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है बच्चों। तो यहां पर याद रखिएगा, प्लांट कलर, जो लीफ का कलर ग्रीन होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? एक पिगमेंट की वजह से होता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। याद रहेगा, अभी और डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में बहुत अच्छे से। दे ग्रो ओवर अ टाइम, प्लांट धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, इसलिए हम जानते हैं कि वो अलाइव है। some will say, in other words, we tend to think some short movement, either the growth related or not, as a common evidence being of alive, but a plant movement over a very small scale will be invisible, marked by the eye। अब देखो बच्चों, हमारा आप तो मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा आप क्या कर रहे हैं बेटा? मूवमेंट कर रहे हैं, बट प्लांट मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्या ऐसा होता है, आप स्कूल कभी जा रहे हो, प्लांट कहीं और था, जब स्कूल से लौट रहे हो तो कहीं और मिलता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट के लीव सिर्फ मूवमेंट करते हैं, स्टेम्स, ब्रांच मूवमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज टू देयर पोजिशन, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां आ गया बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज लोकोमोशन। बट मैं यहां खड़ा हूं और आपको हाई कर रहा हूं, दिस इज मूवमेंट। इज दैट क्लियर? तो प्लांट में लोकोमोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट हो रहा है। और प्लांट में ग्रोथ भी जो है वो नेकेड आई से बेटा बहुत ही इनविजिबल स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा, हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक अभी देखे बेटा? हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देख लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन, पहले ही कहा कि हम बात कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं बेटा? अलाइव है, बट दे आर सम वी आर दे आर ब्रीदिंग। उनमें से सब वो सबके सब क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं, इसलिए वो अलाइव है। व्हाट अबाउट द प्लांट, प्लांट के बारे में बात कर रहे थे अभी। दिस इज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर अ लाइफ। इफ वी आस्क द क्वेश्चन टू प्रोफेशनल्स बायोलॉजिस्ट, they will say yes, in fact
वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। देखो वायरस के बारे में बड़ी अच्छी बात यहां पर कही गई है। वायरस जो है ना बेटा, वायरस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। वायरस एक ऐसा कह लो कि लिविंग बीइंग है, लिविंग भी नहीं कह सकते उसे, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते हैं। वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जब तक लिविंग ऑब्जेक्ट पे है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे हाथ पे वायरस है, हाँ बिल्कुल होगा। आप जब अपने माइक्रोस्कोप के हाथ एक स्लाइड रखिए, उस पे हाथ को प्रिंट कीजिए और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिए, लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस पे जब तक, अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे वायरस है, तो जब तक मैं एक लिविंग सेल हूं, तो मेरे हाथ पर जब तक लिविंग सेल के अंदर होगा, दे एक्ट एज अ लिविंग। अब हमने इस पेन को टच किया और हमने पेन को छोड़ के चले गए, यहां लगा करके हम पेन चले गए फॉर एग्जांपल, तो अब ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कल तक या जब तक इसको कोई नहीं टच करेगा, कोई दूसरा लिविंग सेल ऑब्जेक्ट इसको टच नहीं करेगा, ये क्या शो करेगा, अपने कैसे कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, नॉन लिविंग की तरह ही शो करेगा। वही बात यहां पे कह रहा है, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना करे, मतलब किसी लिविंग सेल्स के अंदर ना हो। एंड that is the कहता partially they are they why there is a controversy about whether they are truly alive or not। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, वायरस क्या है बेटा, वायरस के बारे में कह रहा है they are truly alive or not। इसका क्या मतलब है, वायरस क्या अलाइव है, जिंदा है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, वायरस एक लिंक है किसके बीच का बेटा, वायरस इज अ लिंक बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहां पर बेटा, क्या लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस एक लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है, लिंक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पर बात करते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, अगला लाइन, व्हाई आर द मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर अ लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों नीड है। We have seen the earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have the tissue have a cell have a smaller component. अब देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है। हम अगर बात करें, मैं आता हूं नोट्स पे, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस बात को समझते हैं। आपने पढ़ा क्लास 9th में सेल के बारे में, क्या होता है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या बेटा, सेल है। तो अगर इस सेल को अगर हम मिला दें बच्चों, इस सेल का अगर ग्रुप मिलता है तो उस ग्रुप से क्या बनता है बेटा, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यू से, ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से, ठीक है बच्चों, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना बेटा, ऑर्गन सिस्टम। यहां पर भी ग्रुप है पूरा, और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो अब सवाल उठता है, यही एनसीईआरटी कह रहा है कि सेल के अंदर क्या है बेटा, सेल के अंदर है मॉलिक्यूल्स, और इस सेल के अंदर मॉलिक्यूलर का क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। आई बात समझ में, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई आप लोगों को, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किस चीजों के बारे में, नोट्स पे क्यों आ गया मैं, सॉरी। एनसीईआरटी कह रहा है इन देम एंड सो ऑन, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइक टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर अ टाइम। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर का चीज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा,
नए नए सेल ओरिजिनेट होंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। इफ ऑर्डर ऑफ ब्रेकडाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, अगर उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाता है तो इट मीन क्या होगा, वो अलाइव नहीं होगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप द रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट बी मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड द ऑल टाइम्स। अगर ये सेल अपने आप को रिपेयर करना, मेंटेन करना बंद कर दें तो दे कैन नॉट अलाइव। क्योंकि हर एक सेल को, हर एक लिविंग बीइंग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने आप को मेंटेन करना होगा, अपने स्ट्रक्चर को, अपने मूवमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या मेंटेनेंस प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Since the maintenance process are needed to prevent the damage and breakdown energy is needed for them. ब्रेकडाउन देखो बेटा, हमारे बॉडी के अंदर ना हर टाइम सेल ब्रेक हो रहा है, हर टाइम सेल का क्या हो रहा है, नए सेल ओरिजिनेट हो रहे हैं। आपको अगर मैं क्लास 9th सेल चैप्टर में ले चलूं तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो, आर विर्चो। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड ही सेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, व्हिच मींस ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर एक नए सेल्स कहां से बनते हैं, पुराने सेल्स के टूटने से बनते हैं। तो वही कह रहा है प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेकडाउन, तो अपने आप को प्रिवेंट करना है डैमेज होने से, ब्रेकडाउन होने से। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, so there must be process to transfer the source of energy from outside the body of organism which we call the food, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, जो हम बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, किस चीज के लिए एनर्जी ले रहे हैं, फॉर किस चीजों के लिए बोलिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जो फूड ले रहे हैं वो किस चीजों के लिए ले रहे हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये सारे के सारे एनर्जी मिलेगा तभी तो हमारे सेल ब्रेक डाउन होने से बचेंगे, और जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं उस सेल का मेंटेनेंस होगा, नए सेल्स ओरिजिनेट होंगे। टू इनसाइड द प्रोसेस ऑफ कॉमनली कॉल्ड सेल न्यूट्रिशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल का न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर, आ गई बात समझ में यहां तक? कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताइए। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट से आपको क्या समझने को मिला, इस वाले पॉइंट से सारे से ऊपर का जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपको समझ में ये मिलना चाहिए कि व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज क्या कहते हैं, नॉन अलाइव, जिसको मतलब नॉन लिविंग है कोई और लिविंग है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करने के क्या क्राइटेरिया थे, ये आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।